हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, कल मैंने आपको इसका उपयोग बताया था कि इसका उपयोग क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज़ होती है और इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से होता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोड विभव है किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब कि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो नहीं ज्ञात किया जा सकता। सेल का विद्युत वाहक बल जो है उसको तो ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रोड का जो है अकेले का अगर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाहें तो वैसा नहीं होता। इसके लिए फिर हमने एक विधि अपनाई थी कि हम जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं उसके साथ हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ठीक, तो इसको 0 मानकर और फिर हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है, यानी कि दोनों की तरह ही ये काम करेगा। तो चलिए हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो इसकी संरचना पे क्वेश्चन आएगा। तो देखो भाई, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक इस प्रकार की ट्यूब लगी होती है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर ऐसे करके दूसरा इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर इसके साथ एक प्लैटिनम की प्लेट जो है वो यहाँ चिपकी रहती है। ठीक है, और ये यहाँ पर डूबा रहता है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो ये कंटेनर है इसमें 1m HCl भरा होता है, यानी कि ऐसा HCl भरा होता है जिसकी मोलैरिटी जो है वो 1m होती है। ठीक, फिर इसके अलावा जो ये है इसमें H2 गैस जो है उसका प्रवाह होता है, मतलब उसको प्रवाहित किया जाता है, और वो एक बार, ये दाब की इकाई है, एक बार दाब पर H2 गैस जो है वो उसमें भरती जाती है। ठीक है, ये वाला जो है ये प्लैटिनम प्लेट है। ठीक है, प्लैटिनम प्लेट है जो यहाँ पर इस प्रकार से इसके साथ लटकी रहती है, और इसको हम इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड को आप ना तो एनोड कहोगे ना कैथोड कहोगे, क्योंकि अगर इसको कैथोड के साथ जुड़ा तो ये एनोड की तरह काम करेगा, और एनोड के साथ जुड़ा तो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इसलिए ये दोनों की तरह काम करता है, तो हम इसको कैथोड या एनोड नहीं लिख रहे यहाँ पर। और ये वायर जो है वो आगे करंट के लिए, आवेश के लिए यहाँ जोड़ दी जाती है। बस इतने से इसकी संरचना है। ये संरचना आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सेल बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इलेक्ट्रोड विभव जो है ज्ञात करने के लिए जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है उसकी संरचना बताइए, तो आपको इतना इसके अंदर बना के बताना है। ठीक है भाई, अब दूसरी बात, अगर हमसे संरचना को पूछेगा तो संरचना के साथ साथ हमसे अभिक्रिया भी पूछेगा कि इसके ऊपर अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ है, ठीक है, इसके अंदर है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो है ये आयन विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है यहाँ पर, और विद्युत अपघट्य जो है यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर होता है, ठीक। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसकी जो है वो अभिक्रियाएं कैसी हैं। तो मैं सेल को यहीं एक बार बना रहने देता हूँ और यहाँ इसकी मैं अभिक्रियाएं लिखता हूँ। तो अभिक्रिया देखो कि क्योंकि ये एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य करेगा, तो देखिए जब ये एनोड की तरह कार्य करता है, ठीक है, तब इस पे क्या होगा, एनोड के रूप में। तो एनोड के रूप में जब कार्य करेगा तो एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण होगा तो कैसे होगा, H2 गैस जो उधर से वो देखो ये H2 गैस आ रही है जो ये वाली, ये H2 गैस जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और 2H पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक, ये गैस है। तो ये देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बन गया, वो H पॉजिटिव बन गया, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो एनोड पे वैसे भी ऑक्सीकरण होता है, तो इस तरीके से इसको ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि अगर हम कैथोड के रूप में उपयोग में इसको लाते हैं, तो कैथोड पर आपको पता है क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो क्या होगा, सेम रिएक्शन जो है वो दोबारा चलेगी और H2S गैस बन जाएगी। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर H पॉजिटिव कहाँ से है, तो H पॉजिटिव दो जगहों से आ सकते हैं। एक तो ये H पॉजिटिव है, यहाँ देखो ये H पॉजिटिव इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हैं, तो ये वाले H पॉजिटिव वहाँ और जो है उपयोग में आ जाएंगे। नहीं तो जो हाइड्रोजन गैस जो है वो भी H पॉजिटिव में ही बदलती है, तो वहां से भी H पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है अपचयन के फलस्वरूप, तो वो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में यहाँ पर इधर निकलती रहती है इसके अंदर, और इस प्रकार से ये बुलबुले जो है ऊपर निकलते रहते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो ये इस सेल की वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी संरचना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ गई होगी सबको। इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है कैसे इसको करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा। विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो लेसन है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो क्या होती है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल जी जो है इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है इसका किसी सेल के अंदर क्या योगदान होता है और सेल अभिक्रिया में इस डेल जी का क्या उसके साथ संबंध है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या संबंध है और किस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ संबंधित की जा सकती है। तो देखिए, जैसे कोई भी सेल जब वर्क करता है तो उस सेल में होता क्या है कि कुछ ना कुछ कार्य होता है कि जब गिब्स कोई सेल जब वर्किंग करता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। वो मुक्त ऊर्जा ही गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। जैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी प्रक्रम इस दुनिया में हो रहे हैं उन सब प्रक्रमों के अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो मुक्त ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए, जब एक कोई भी विद्युत धारा, या जैसे हम अभिक्रिया की ही बात कर लेते हैं कि सेल अभिक्रिया है, जैसे Zn प्लस Cu+2 और Zn+2+Cu, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
ऑक्सीकरण अपचयन के फलस्वरूप कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होती होगी, तो वो मुक्त ऊर्जा जो है ना वो गिब्स मुक्त ऊर्जा ही होगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो, क्योंकि उसका फार्मूला होता है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो यहां ये लोग कौन कौन है मैं इनको बताता हूं कि डेल जी जो है उसको कहा जाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, एन जो है वो है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एफ जो है वो होता है फैराडे, और ई जो है वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल। फैराडे जो है इसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500। ये हम फैराडे का नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा है ये फैराडे का नियम, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, यानी कि ऊपर हमने टॉपिक लिखा विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो संबंध मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा को स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर मापा जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर जो है ताप को निश्चित कर दिया जाए, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, और जो प्रेशर है वो भी निश्चित कर दिया, तो फिर ये गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है ना, इसी को हम क्या कहने लग जाते हैं, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, और उसको हम डेल जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट, क्लियर। तो माइनस एन एफ ई नॉट जो है ये इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया, फर्क इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सेम है। डेल जी और डेल जी नॉट में फर्क ये है कि ये तो गिब्स मुक्त ऊर्जा है और इसको बोलते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ई जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, और ई नॉट जो है सेल मानक स्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंदर ये हम संबंध इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इनको मैं अभी जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको इन दो फार्मूले को यूज करूंगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात आती है, ये तो हमने संबंध पढ़ लिया गिब्स मुक्त ऊर्जा में और जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल में। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को पढ़ना है जिसको बोलते हैं नर्स्ट अभिक्रिया या नर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो नर्स्ट समीकरण क्या होती है भाई, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, जब हम कोई सेल बनाते हैं, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल बनाया, तो गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल जब हमने ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, दो सेल होते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, और एक आपको फार्मूला मैंने लिखवाया था ये वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, या फिर हम क्या करते थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे करते थे ना। तो ये फार्मूला है सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने का। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया दे दी गई हो, अगर कोई अभिक्रिया दे दी गई तो उसका विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट था नर्स्ट, और उसने एक समीकरण दी थी। कहता है कि भाई इस समीकरण की मदद से आप जो है इस अभिक्रिया का या कोई भी अभिक्रिया है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। समझ में आई ना बात। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ये फार्मूला, और अगर आपने
किसी अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो हम नल समीकरण पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो क्या होती है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखो भाई, नल समीकरण जो है वो क्या है, देखिए ये कोई अभिक्रिया है AA प्लस BD CC प्लस DD। तो ये जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ABCD, ये क्या है, ये रस समीकरण मितीय कोफिशिएंट है, ठीक है, नियतांक है, यानी कि ये मोलों की संख्या को बताएंगे। इसके लिए अगर मैं K की वैल्यू लिखूं या KC की वैल्यू लिखूं तो आपको, अगर आपने साम्य वाला पार्ट पढ़ा है तो इसमें CC DD AA BB ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये इसको लिखते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए अब देखो कि Kc इज इक्वल टू, ये तो अपने को पता है। अब ऊष्मागतिकी वाला जो पार्ट था उसी के अंदर आपने एक संबंध पढ़ा होगा डेल G के बीच में और K के बीच में, K यानी कि ये वाला K। ठीक है, तो हम इसमें आगे मेंशन कर देते हैं कि ये Kc का आपको पता ही है साम्यावस्था स्थिरांक होता है। तो आगे देखेंगे ऊष्मागतिक संबंध के अनुसार डेल G इज इक्वल टू माइनस या माइनस नहीं, इसमें डेल G माइनस अभी आ जाएगा, डेल G नॉट प्लस RT ln Kc। ठीक है, अभी अब माइनस आएगा अभी इसके अंदर। तो डेल G इज इक्वल टू डेल G इज इक्वल टू डेल G नॉट प्लस RT ln Kc। अच्छा, अभी आपने डेल G इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, माइनस NFE पढ़ा था, है ना? तो अब माइनस आएगा इसकी जगह, तो मैंने डेल G की जगह क्या लिख दिया, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln Kc। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करें। अब जो ये NFE है ना, इस NFE को अपने को हटाना है यहाँ से, और हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ NFE से भाग दे देंगे, है ना? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि NFE और NFE नॉट और RT ln K जो है इसको NF से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो देखो क्या रह जाएगा, माइनस E इज इक्वल टू माइनस E नॉट प्लस RT अपॉन NF ln Kc। ln जो है वो प्राकृतिक लॉग को कहा जाता है। ठीक, तो देखिए अब इसमें ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस, इस माइनस को हटाना है यहाँ से, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों और माइनस से गुणा करने पर तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट। अब जो दोनों तरफ ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस RT अपॉन NF ln Kc, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए R जो है वो गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है 298 केल्विन, फेराडे जो है वो 96500 है, और ln जो है इसको हम चेंज कर देते हैं लॉग में, तो ये आ जाएगा 2.303 लॉग Kc, ऐसे आ गए। तो यहाँ देखो R, T 2.303 और F, ये चार चीजें आपके पास है, इनके आपके पास मान होते हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, सीधा वैल्यू रख के और कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा E नॉट माइनस 0. इस सारे का गुणा कर देते हैं 0.0591 बटा n log Kc। अब log Kc तो ये है, तो सीधा उठा के मैं वैल्यू रखता हूं Cc dd अपॉन AA BB। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी जो
इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। क्लियर है? तो ये इसका तरीका होता है, इसी को नष्ट अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें आप ये भी देख लो कि CD जो है वो उत्पाद है, तो उत्पाद ऊपर की ओर आएंगे और अभिकारक जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको एक उदाहरण की सहायता से समझाऊं तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपने। जैसे ये अभिक्रिया है Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 प्लस Cu, ऐसे लिखा। अब क्या करना है, इसकी अपने नष्ट अभिक्रिया लिखते हैं। तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और कितने ग्रहण किए जा रहे हैं? 2, तो n की जगह इसमें 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग प्रोडक्ट कौन से हैं, Zn प्लस 2 Cu, और यहाँ आ जाएगा Cu प्लस 2 और Zn। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब इसमें एक चीज और देख लो कि जो Zn है और Cu है, इनकी सांद्रताएं तो 1 होती हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और ठोस की सांद्रताएं 1 मानी जाती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह 1 रख देंगे। तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में मैं आपको इस नष्ट अभिक्रिया के ऊपर सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।